नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर में आपका स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित बातें हो गई थी, न्यायाधीशों की योग्यताएं, उनको नियुक्तियां, उनको हटाना, इनके बारे में हमने देख लिया था। आर्टिकल 124 से शुरू किए थे हमने। संविधान का जो भाग फिफ्थ भाग है, उसके चैप्टर संख्या 4 के अंतर्गत आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक की बातें करनी थी अपन को। उनमें से 124 से लेकर 130 तक की बातें हमने लगभग कर ली हैं, पिछली क्लासों में कर ली थी। आज की क्लास में हम इससे आगे कुछ बातें करेंगे। मुख्य रूप से आज की क्लास होगी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इनके पास में क्या क्या पावर्स हैं और इसका ज्यूरिसडिक्शन कितना है, यानी क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, कौन कौन बातों की यह सुनवाई की जा सकती है, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और इसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। इनका क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ, आज का टॉपिक यही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं और उसका ज्यूरिसडिक्शन कितना है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनमें मुख्य रूप से बातें करते हैं। इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये आर्टिकल 131 में दिया हुआ है, आर्टिकल 131 में दिया हुआ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक बार थोड़ा आर्टिकल देख लें, उसके बाद में इसका डिटेल देखेंगे। उसके बाद में आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो क्षेत्राधिकार होता है जिसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ये जो हाई कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके अंतर्गत इनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही इनके द्वारा अपील, ये सुनवाई डायरेक्ट सुनवाई की जाएगी, अपील नहीं, डायरेक्ट सुनवाई की जाएगी। इसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार वो क्षेत्राधिकार होता है जिसकी सुनवाई नीचे के कोर्टों में पहले हो चुकी है। अब जो वादी और प्रतिवादी होते हैं वो इसकी अपील कर सकते हैं आगे, यदि किसी कारण से नीचे की अदालतों से, यदि नीचे कोर्टों से, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि कोई व्यक्ति पर्सन नहीं है तो उसकी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी डायरेक्ट सुनवाई करना, सबसे पहले डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाना, वो तो होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और नीचे के कोर्टों से सुनवाई होते होते वहाँ ऊपर तक जाना, ये होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार 3 तरह के हैं मुख्य रूप से, जिसमें एक होते हैं संवैधानिक मामलों की अपील, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। एक होते हैं सिविल मामले या दीवानी मामले, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। और एक होते हैं आपराधिक मामले, अपराध से संबंधित जो भी मामले होते हैं, आपराधिक क्षेत्राधिकार। ये आर्टिकल 132 में है, ये 33 में है और ये 134 में है। एक होता है फेडरल कोर्ट, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसका कार्य भी अब ये सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 35 में फेडरल कोर्ट की शक्तियों का भी स्थानांतरण किसके पास में है, फेडरल कोर्ट की शक्तियाँ भी किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ही है, फेडरल कोर्ट। अगला 136 आर्टिकल में लिखा हुआ है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो, चाहे संवैधानिक हो, दीवानी हो, आपराधिक हो, और इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई मामला हो, किसी भी कोर्ट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या किसी ट्रिब्यूनल का हो, किसी भी प्राधिकरण का कोई भी मामला हो, इसकी सुनवाई आर्टिकल 136 के तहत SLP, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। आर्टिकल 137 में दिया हुआ है
रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट, एक होता है जुडिशियल रिव्यू और एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, दोनों में अंतर होता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट इसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपने ही निर्णय दिए गए हैं उन्हीं की दोबारा से सुनवाई करना। कोई निर्णय पहले दिया था उसकी दोबारा से सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल 137 के तहत। तुरंत ही यदि कोई मामला दिया है और उसकी दोबारा से जांच करवानी हो तो उसी के तहत ये आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू ऑफ जजमेंट किया जा सकता है, यानी अपने ही फैसले को दोबारा से देख सकता है, अपने ही फैसले के ऊपर दोबारा से सुनवाई कर सकता है। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में होता है विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी जांच करना। जुडिशियल रिव्यू में विधायिका और कार्यपालिका की जांच की कार्यों की जांच की जाती है, उनके द्वारा जो आदेश और अधिनियम बनाए जाते हैं उनकी जांच की जाती है, उनकी सुनवाई की जाती है। जबकि रिव्यू ऑफ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद के फैसलों की दोबारा से सुनवाई की जाती है। ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 138 में इनके कार्यों का विस्तार किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी कार्य हैं उनमें विस्तार किया जा सकता है। संसद के द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं इनके कार्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल 139 के तहत जो रीट जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों के द्वारा मूल अधिकारों की रीट जारी की जाती है आर्टिकल 32 में, तो इन रीट की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। मूल अधिकारों के अलावा और अधिकारों में भी रीट जारी करने का अधिकार संसद सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है आर्टिकल 139 के तहत। आर्टिकल 140 में आनुषंगिक शक्तियाँ हैं। इसके बाद में एक मुख्य आर्टिकल आता है 143 जिसको बोलते हैं परामर्शीय क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं? परामर्शीय क्षेत्राधिकार। इसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में ये परामर्श लेने का अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 143 में। इसके अलावा हम एक आर्टिकल और देखेंगे, आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी की जा सकती है। क्या जारी की जा सकती है? रीट जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी के साथ में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों का हनन होने पर रीट जारी की जा सकती है। मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 226 के तहत। आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रीट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों की सूची ये जारी कर सकता है रीट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आर्टिकल 72 और पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 72 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। हम जब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ते हैं आर्टिकल 131 के तहत, उसमें ये 72 नहीं है, 72 अलग है, इसलिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की तरह ही है ये, क्योंकि 72 में जो सुनवाई का अधिकार है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है उसकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी सुनवाई करनी हो तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। एक आता है आर्टिकल 121 जिसमें यह दिया हुआ है कि संसद और विधानमंडलों के अंदर, संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आचरण और उसके न्यायाधीशों के आचरण के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि उनको हटाने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 121 इसमें दिया हुआ है कि संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, संसद में चर्चा नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और ये मुख्य न्यायाधीश से संबंधित किसी भी फैसले के ऊपर। एक आता है आर्टिकल 211 जिसमें दिया हुआ है कि ये विधानमंडलों में, राज्यों की विधानमंडलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित चर्चा नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियाँ हैं। इसके अलावा एक आता है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, जो किसी विशेष आर्टिकल में नहीं दिया हुआ, उसकी चर्चा हम हो सकता है अगली क्लास में करें और टाइम मिलेगा तो इस क्लास में भी हम देख लेंगे। ये विधानमंडल में चर्चा न करने का मतलब है।
और जो भी आर्टिकल ध्यान में आएंगे उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। शुरुआत करते हैं शुरू से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से। देखो आर्टिकल 131 इसमें दिया हुआ है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है कि वो मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, बाकी अन्य निचली अदालतों में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। मुख्य रूप से इसमें क्या है, केंद्र और राज्य से संबंधित, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से संबंधित जो भी मामले होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, नीचे की अदालतों में इसकी सुनवाई नहीं की जाती है। उसमें पार्टियां या तो सेंटर होता है या फिर स्टेट होते हैं, इनके अलावा एक व्यक्ति विशेष इसमें जाकर सुनवाई नहीं कर सकता। इसमें क्या है, एक तरफ केंद्र और एक तरफ राज्य है। किस प्रकार से हो सकता है? एक तरफ केंद्र और एक तरफ कोई राज्य। जैसे एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब पूरा एक व्यक्ति विशेष जाकर इसमें भाग नहीं ले सकता, या तो केंद्र की सरकार भाग लेगी या राज्य की सरकार इसमें भाग ले सकती है सुनवाई में। बाकी एक व्यक्ति केंद्र के खिलाफ यदि कोई मामला है तो वो नीचे की अदालतों में सुनवाई करेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जाएंगे। तो मामला किस प्रकार से हो सकता है? केंद्र और किसी राज्य के बीच में, जैसे भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच में कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर हो सकता है एक तरफ केंद्र सरकार हो और साथ में कोई राज्य है और दूसरी तरफ कौन से हैं? कोई राज्य है। एक राज्य हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, या फिर एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ राज्यों की संख्या अधिक भी हो सकती है, या फिर एक तरफ भी कोई एक राज्य या दो राज्य हैं और दूसरी तरफ भी कोई राज्य या दो राज्य हो सकते हैं। उनकी सुनवाई केवल और केवल किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। जैसे आजकल भाषा से संबंधित जो मामले चल रहे हैं, या फिर कोई क्षेत्र विशेष के बीच में कोई हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र के कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर हो गया कि ये महाराष्ट्र का या गुजरात का है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, न कि महाराष्ट्र और गुजरात का हाई कोर्ट। तो इस प्रकार के जो मामले होंगे उनकी सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अब इनमें भी कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं भी की जा सकती। जैसे दो राज्यों के बीच में नदी जल से विवाद से संबंधित कोई हो, नदी जल का बंटवारा हो, जल प्राधिकरण से संबंधित, जल से संबंधित कोई विवाद हो तो जल प्राधिकरण के द्वारा बंटवारा किया जाएगा। आर्टिकल 162 के तहत जल प्राधिकरण बोर्ड, जल बोर्ड बनाए गए हैं, उनके द्वारा सुनवाई की जाएगी और उनका निर्णय ही मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इससे जल से संबंधित, नदी जलों का बंटवारे से संबंधित कोई भी कार्य, नदी जल से संबंधित कोई भी विवाद है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जो जल प्राधिकरण बने हुए हैं उसके अंदर इसकी सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए जो वित्त आयोग बने हुए हैं, वित्त आयोग बना हुआ है आर्टिकल 280 के तहत, तो इससे संबंधित जो भी मामले हैं, किसी राज्य को धन का कितना आवंटन करना है, इसका पूरा अधिकार वित्त आयोग को जो भी मामले सौंपे गए हैं, किस राज्य को कितना धन आवंटित करना है, ये अधिकार वित्त आयोग के पास में होता है। इसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाती है। इसके अलावा किसी राज्यों के बीच में जैसे कोई विशेष धन की व्यवस्था कर दी या पेंशन से संबंधित कोई ऐसे मामले हों आर्टिकल 290 के तहत, तो ऐसे मामले भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाए जाते हैं। दूसरा, सैनिक कोर्ट और मार्शल कोर्ट के तहत जो भी मामले आते हैं, सैनिक अदालतें जो भी हैं, सेना से संबंधित जो भी अदालतें हैं, और मार्शल कोर्ट जो भी बने हुए हैं, उनकी सुनवाई का अधिकार केवल उन्हीं को है। यदि उनका फैसला आ जाता है उसके बाद में जरूर इनमें अपील की जा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं। देखो, केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी विवाद है उनकी सुनवाई केवल और केवल कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे जल से संबंधित कोई विवाद है, या वित्त आयोग से संबंधित कोई कार्य है, या धन से आवंटन से संबंधित या पेंशन से संबंधित आर्टिकल 290 के तहत है, तो ऐसे कार्यों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में न कर उस बोर्ड में ही की जाएगी। इसके बाद में आर्टिकल 72 आता है एक,
आर्टिकल 72, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई का अधिकार किसके पास में है? केवल सुप्रीम कोर्ट में है। आर्टिकल 131 में ये नहीं दे रखा है, आर्टिकल 72 में अलग से दे रखा है। यानी अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वैसे चुनाव से संबंधित मामला कहाँ किया जाएगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में। देखने में ये लगता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, लेकिन ये 72 के तहत है, न कि आर्टिकल 313 के, ये आर्टिकल 131 के तहत है। यानी 131 के तहत नौकरी, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करेगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। इनके निर्वाचन से संबंधित यदि किसी को लगे कि ये निर्वाचन फेयर नहीं हुआ है तो इसमें क्या किया जा सकता है कि जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी ये भाग लेने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये अपना फैसला इसके खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं, या चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के सदस्य या प्रतियोगिता में इसमें भाग लेने वाले सदस्य ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आम नागरिक इसमें इसकी सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। अब अगला आता है आर्टिकल 132, 133 और 134। अपील की जा सकती है। अपील की जा सकती है। अपील करने का मतलब क्या है? जैसे हमने जिला न्यायालय में कोई कार्य, किसी काम के लिए आपराधिक मामला हो चाहे कैसा भी मामला हो, जिला न्यायालय में हमने ये केस दायर किया, उसके मामले में उन्होंने फैसला सुना दिया, हम हाई कोर्ट चले गए, उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए, हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में फैसले सुनाने के बाद में यदि हम वहाँ से संतुष्ट नहीं हैं तो हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यानी नीचे की अदालतों से जाते जाते ऊपर जाना अपील करना कहलाता है। हाई कोर्ट के मामले से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करवाते हैं, उसको अपील करना कहलाता है। तो अपील कितने प्रकार की जा सकती है? एक संवैधानिक मामलों की होती है, एक सिविल की, एक आपराधिक मामलों की। संवैधानिक मामले वे होते हैं जिसमें ऐसे मामले जिसमें संविधान से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न यदि है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक मामले। तो उन मामलों को हम नीचे की अदालतों से ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है आर्टिकल 132 के तहत कि संविधान से संबंधित, व्याख्या से संबंधित यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। दूसरा है सिविल मामलों से संबंधित। सिविल मामलों से संबंधित यदि कोई ऐसा मामला हो जो ये उच्चतम न्यायालय में, ये उच्च न्यायालय के द्वारा ये बता दिया जाए कि ये मामला वहाँ उच्चतम न्यायालय में ले जाने लायक है, यानी उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी सुनवाई की जाती है। आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की जा सकती है। जैसे नीचे की अदालत ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है, हाई कोर्ट ने, नीचे की अदालत ने बरी कर दिया और हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दूसरा कारण हो सकता है हाई कोर्ट ने कोई केस अपने पास में मंगवा लिया और उसमें मृत्युदंड दे दिया गया है, या फिर कोई ऐसा मामला हो जिसमें मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी सबकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो यानी संवैधानिक मामलों की अपील की जा सकती है, सिविल मामलों की भी अपील की जा सकती है आर्टिकल 133 के तहत, और आपराधिक मामलों की अपील की जा सकती है 134 के तहत। अगला आर्टिकल 135 में जो भी फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट की जो भी मामले होंगे उनकी सुनवाई करने का अधिकार किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट में। फेडरल कोर्ट के जो भी मामले आएंगे, जो मामले फेडरल कोर्ट में जाने थे, फेडरल कोर्ट क्या होता है कि जो अपना देश बना है, आर्टिकल ये पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1937 में जो न्यायालय बनाया गया था उसको फेडरल कोर्ट ही नाम दिया गया था कि जो भी केंद्र और राज्यों के बीच में, या दो राज्यों के बीच में, या दो राज्यों और उस टाइम रियासतें थी तो उनके बीच में यदि कोई मामला हो तो उसकी सुनवाई किसके द्वारा की जाती थी? फेडरल कोर्ट के द्वारा की जाती थी। तो फेडरल कोर्ट के पास में जो भी शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ किसके पास में हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास में, यानी राज्यों और इनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो राज्यों के पास में सुनवाई करने का अधिकार है। अगला आता है स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136 SLP।
इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामले होते हैं, अलग अलग तरीके से सुनवाई किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि चला गया डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सुनवाई करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले मामलों की छटनी की जाती है, पहले वकील करना होता है, वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, उसके द्वारा ही कोई केस फाइल किया जाता है। पहली बात तो ये है, यानी 3 तरह के वकील होते हैं। एक होते हैं सीनियर वकील, सीनियर एडवोकेट होते हैं। एक दूसरा नंबर होता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, तीसरा होता है जूनियर। सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इनका लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जो कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस वो होता है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जिसके पास में लाइसेंस है वो ही वकील सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकता है। जूनियर एडवोकेट होते हैं वो विभिन्न राज्यों की बार होती हैं, उनके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, उनके द्वारा लाइसेंस दिए हुए होते हैं। ये दोनों सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ये जूनियर एडवोकेट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन केस अपना नहीं लगा सकते। केस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा ही लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि पहले केस लगाना होता है, उसके बाद में केसों की छटनी होती है एक समिति के द्वारा, उसके बाद में सुनवाई होती है, तो उसमें बताना होता है कि ये केस किस प्रकार का केस है, उसमें दिखाना होता है हर चीज़। तो एक होती है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मामला यदि वहाँ जाना होता है तो उसको आर्टिकल 136 के तहत पहुँचाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी अदालत का मामला हो सकता है, किसी प्राधिकरण का मामला हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है। तो इन सभी मामलों की सुनवाई SLP के तहत आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। अगला आता है आर्टिकल 137, रिव्यू ऑफ जजमेंट। रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट का मतलब है, एक होता है जुडिशियल रिव्यू, जिसकी अलग से क्लास में देखेंगे हम, जुडिशियल रिव्यू, और ये न्यायिक सक्रियता, मूल ढांचा, इनकी बातें अगले क्लास में करेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसकी बात, सॉरी, रिव्यू ऑफ जजमेंट, जजमेंट का रिव्यू करना। यानी पहले बता दिया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, उसके बाद में फिर उसकी सुनवाई होती है, उसमें बताया जाता है प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया जाना, फिर उसी के ऊपर दोबारा से सुनवाई होती है, फिर अपना फैसला पलटना, ये अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 137 के तहत। यानी अपने ही मामले की दोबारा से रिव्यू की जा सकती। जैसे गोलकनाथ विवाद है, केशवानंद भारती वाद है, इन ये एक तरह से जुडिशियल रिव्यू ही थे। आगे एक आता है आर्टिकल 143, रीट जारी करने का अधिकार भी है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। पहले आर्टिकल 143 देख लें। 143 के तहत परामर्श प्राप्त करने का अधिकार होता है। परामर्श लिया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी मामले पर, राष्ट्रपति के द्वारा किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जा सकता है। मामले दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से जिससे परामर्श लिया जाता है। एक तो होता है सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होता है। यदि कोई मामला सार्वजनिक महत्व का हो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं। ऐसे मामलों पर ये सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श दे, ये कंपलसरी नहीं है, मना भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस मामले पर हम परामर्श नहीं दे सकते। सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो तो उसमें परामर्श देने से मना भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और दूसरे प्रकार के महत्व ये होते हैं जिसमें देश आज़ाद होने से पहले जो भी संधि और करार किए गए थे, संधि व करार किए गए थे, समझौते किए गए थे,
इनसे संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इनका परामर्श भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक वाले मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाए ये जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकते हैं, लेकिन संधि और करार जो देश की आज़ादी से पहले के हैं उनके ऊपर परामर्श देना कंपलसरी होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले मामले पर ये परामर्श दे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे मामले यानी संधि करारों पर परामर्श देना ज़रूरी होता है। लेकिन राष्ट्रपति इन मामलों को में से किसी परामर्श को माने या न माने वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, दबाव नहीं है, यानी मानना परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है। परामर्श देना पहले मामले पर बाध्यता नहीं है, लेकिन दूसरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना जरूरी है। राष्ट्रपति को दोनों ही मामलों में जो परामर्श दिया जाता है वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये आता है आर्टिकल 143। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आजकल तो इसको पूछना कम कर दिया गया है, छोटी एग्जामों में पूछते हैं, बड़ी एग्जामों में नेट फर्स्ट ग्रेड में इनको पूछना बंद कर दिया अब इस क्वेश्चन को। यानी परामर्श दो तरह से पूछा जा सकता है, एक तो सार्वजनिक मामलों का हो और एक ये देश आज़ाद यानी संविधान पूर्व से, संविधान लागू होने से पहले से जो संधि करार चल रहे हैं उनसे संबंधित कोई परामर्श होना है। पहले मामले पर राष्ट्रपति को परामर्श दे ही सुप्रीम कोर्ट ये जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना जरूरी होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति दोनों ही मामलों में परामर्श माने ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने बात की थी थर्ड जज केस की, आपको याद हो तो 1998 में थर्ड जज केस के अंतर्गत KR नारायणन ने राष्ट्रपति से परामर्श मांगा था कि जो हम परामर्श लेते हैं किनसे, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो परामर्श लिया जाता है उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। तो उसमें आर्टिकल 143 के तहत परामर्श लिया गया था 1980 में। अब तक लगभग 15 परामर्श लिए जा चुके हैं। उनमें मुख्य रूप से जो 1993 में राम मंदिर से संबंधित मामला था उसके ऊपर परामर्श लिया गया था। 2002 में गुजरात के जो न्यायालय थे चुनाव हुए थे उससे संबंधित परामर्श लिया गया था। 2012 में ये 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित मामलों में परामर्श लिया गया था। इस प्रकार से लगभग अब तक 15 बार परामर्श लिया जा चुका है। परामर्श मानना या नहीं मानना वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, बाध्यकारी नहीं होते। ये एक परामर्श तो हमने अभी पढ़ाई है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। आगे एक आता है आर्टिकल 32, इसी के तहत पढ़ेंगे हम आर्टिकल 226। ये हाई कोर्ट से संबंधित मामला है, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं उससे संबंधित है। हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत देखो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के दिए अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके द्वारा रीट जारी की जा सकती है। रीट का मतलब किसी अधिकारी या संस्था को आदेश देना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी अधिकारी या संस्था को आदेश देना रीट कहलाता है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्यो वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये हम मूल अधिकार पढ़ते हैं, उस टाइम ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें इस वजह से इसको बीच में करना शुरू कर दिया, वरना ये हम जब मूल अधिकार पढ़ते हैं और आर्टिकल 32 पढ़ते हैं उसमें इस इन रीट का वर्णन किया हुआ वहाँ पढ़ा जाता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी पुलिस के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए रखा है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर
रूल है पुलिस के यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो 24 घंटे में नज़दीकी न्यायाधीश के सामने उपस्थित करना कंपलसरी होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रखा है कोई व्यक्ति या कोई संस्था, किसी भी कारण से व्यक्ति को यदि पकड़ रखा है, तो यदि उसके परिजन या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये याचिका रीट जारी की जाती है, बंदी को प्रत्यक्षीकरण करवाया जाए। यानी बंदी को आप बंद नहीं रख सकते, किसी व्यक्ति को, बंदी को इस व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ये रीट जारी की जा सकती है। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर इस प्रकार से किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एक होता है परमादेश, यानी कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी यदि किसी व्यक्ति का कार्य नहीं करता है, जिस अधिकारी का वो कर्तव्य पूरा यदि वो नहीं कर रहा है और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उसको हम परमादेश से यानी ऐसा आदेश दे सकते हैं कि आपने अमुक व्यक्ति का ये कार्य क्यों नहीं किया गया जो आपके कार्य क्षेत्र में आता है। तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी होता है मना करना। ये किसी अधिकारी को या कोर्ट को भी जारी किया जा सकता है, निचली अदालतों को जारी किया जा सकता है, यानी मना किया जा सकता है कि आप जो कार्य कर रहे हो, निचली अदालतों को भी जारी किया जा सकता है, किसी अधिकारी को भी जारी किया जा सकता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपको ये कार्य करने से मना किया जा रहा है, यानी आपको ये कार्य नहीं करना है। उत्प्रेषण, यानी कोई व्यक्ति यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, यानी ये नीचे की अदालतों को जारी किया जाता है मुख्य रूप से। उत्प्रेषण का जो रीट है ये निचली अदालतों को जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कार्य आप कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस वजह से ये मामला हमारे पास में भेज दिया जाए, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। अगला होता है अधिकार परीक्षा, यानी क्यो वारंटो, आपने जो पद ग्रहण कर रखा है वो किस अधिकार के तहत कर रखा है, यानी आपके पास में ये पद प्राप्त अधिकार, पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य नहीं है उसने ज़बरदस्ती या किसी कारण से ऐसे ही पद को ग्रहण कर रखा है तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति एसडीएम बन जाए, बिना किसी योग्यता के एसडीएम बन जाए, या साधारण व्यक्ति जाकर खड़ा हो जाए कि मैं एसडीएम हूँ, तो उसको पूछा जा सकता है कि आप एसडीएम आपको किसने बनाया है। इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। परीक्षा का मतलब होता है पूछताछ करना, किस अधिकार के तहत आप यहाँ तक पहुँचे हो। हमने अब तक ये बातें कर ली हैं, आगे देखते हैं वो और क्या रह गया। एक आता है आर्टिकल 121 और आर्टिकल 211। आर्टिकल 121 का मतलब क्या है, देखो आर्टिकल 121 में क्या लिखा गया है कि संसद को, ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति होती है कि संसद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला दिया गया है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा एक ही शर्त पर की जा सकती है, किसी न्यायाधीश को हटाते समय। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव यदि संसद में आया हुआ है तब तो आप उस व्यक्ति यानी उस न्यायाधीश के आचरण पर आप प्रश्न कर सकते हो, उस आचरण पर चर्चा कर सकते हो। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के आचरण पर संसद के अंतर्गत चर्चा नहीं की जानी चाहिए। यही आर्टिकल 211 में है, जिसमें लिखा गया है कि विधानमंडल में किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति होती है कि आप किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की चर्चा नहीं की जाएगी किसी भी विधान मंडल के अंतर्गत। ये बातें हमने अब तक कर ली हैं। आगे कोई शक्ति रह गई क्या? आगे जो भी रह गया इसमें, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक सक्रियता है और PIL है, इनके बारे में हम एक क्लास और अभी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें जारी कर दिया जाएगी ये सारी बातें जो भी रह गई हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।